नमस्कार। सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 26 जनवरी जो है देश का रिपब्लिक डे तो है ही, गणतंत्र दिवस है और हम 71वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हिंदुस्तान में गणतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जो खासियत है, जो ताकत है, वो है हमारी सेना। हमारे जो 4 पहिए हो सकते हैं, जो 4 स्तंभ हो सकते हैं, उसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इस सब की तो चर्चा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सेनाओं की वजह से आज हमारी आजादी बरकरार है, हमारी सीमाएं जो है वो सुरक्षित हैं। एक पुरानी फिल्म थी जिसका एक डायलॉग था जहां से शुरू होती थी फिल्म की, जिसमें कहा गया था, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद के निगहबान हैं आंखें। तो वो जो निगहबान आंखें हैं वो हमारी आर्म फोर्सेस हैं। गणतंत्र दिवस की इस ताकत को सलाम करने के लिए, गणतंत्र दिवस पर हमारी इस ताकत को सलाम करने के लिए, सम्मान करने के लिए आज मेरे साथ हैं हमारी भारतीय सेना के जनरल रहे जनरल जे सिंह साहब। जनरल जे सिंह साहब का एक बड़ा लंबा सेना के साथ हिस्सेदारी रही है, ताकत रही है। वो अरुणाचल के राज्यपाल भी रहे हैं, जनरल तो रहे हैं, उन्हें सोल्जर्स जनरल कहा जाता है। और भारत चीन रिश्तों के बीच भी उनके संबंध, उनके जो रिसर्च है वो बहुत काम आई है। जनरल जे आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य हिंदी पर, और बहुत शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। हम समझते हैं कि जो सेनाएं हैं, जो फौज है हमारी, वो हमारे गणतंत्र को जिंदा रखने की, उसको मजबूत बनाए रखने की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन आपको लगता है कि देश में क्या उसे उतना ही क्रेडिट मिला है, उतनी ही हिस्सेदारी मिली है सम्मान की जो उसे मिलनी चाहिए? सबसे पहले पूरे देशवासियों को मैं गणतंत्र दिवस की मुबारक देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने जो मेरे बारे में अच्छे शब्द कहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा जो देश है वो दुनिया भर में एक यूनिक देश है। इसमें इतने अलग अलग कल्चर्स को मिक्स करके उनको एक, जैसे कहते हैं, मेल्टिंग पॉट में डाला गया है। और वो देश हिंदुस्तान, अभी इंडिया, और मैं समझता हूँ हिंद, ये हम सब इकट्ठे हो गए हैं और एक ताकतवर देश के रूप में उभर रहे हैं। तो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी मैं समझता हूँ जो हमारे देश के लिए जगह है दुनिया में, वो जगह पर हमें पहुंचने के लिए हमें सबको मिलके और प्रयत्न करने पड़ेंगे और मेहनत करनी पड़ेगी। इस मुद्दे को हासिल करने के लिए फौज का योगदान भी बहुत जरूरी है। और मैं आपसे सहमत हूं कि हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस जो हैं वो दुनिया भर में मानी गई हैं अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए, अपने मेरिट बेस्ड प्रमोशंस के लिए, तरक्की के लिए, और मैं कह सकता हूं सेक्युलर अप्रोच के लिए। तो इसलिए हम एक रोल मॉडल हैं आर्म फोर्सेस का कि कैसे एक डेमोक्रेटिक नेशन में, प्रजातांत्रिक देश में आर्म फोर्सेस कैसे अपना रोल अदा करते हैं। और जैसे आपने बताया कि हम देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने में सक्षम रहे हैं और हमेशा रहेंगे। और दूसरी बात, हमने देश के अंदरूनी मामले जहां पर हमको देश के हुक्मरान जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडर्स, उस लीडरशिप के हुक्म के अनुसार हम इंटरनल सिक्योरिटी में भी मदद कर रहे हैं, जैसे कश्मीर है या नागालैंड है, मणिपुर, असम, जहां पे, और सेंट्रल एरिया में जहां पे भी हमारी फौजों की जरूरत है, वहां पे भी हम अपना योगदान दे रहे हैं। और मैं समझता हूं कि पूरे देश में हमारे को सब लोग सम्मान देते हैं, लेकिन उसमें अगर थोड़ी कमी है तो यही है कि कई बार हमारे जो हैं सर्विस से एक्स सोल्जर्स जो हैं, रिटायर्ड फ्रेटर्निटी है जिनको वेटरन बोला जाता है, उनको कई बार वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो बाहरले देशों में, बाहरले डेमोक्रेसीज में है, जो मैं देख चुका हूं। मैं अक्सर जाता हूं अब्रॉड, तो मैं समझता हूं हमारे देशवासियों ने हमेशा
आर्म फोर्सेस को नंबर 1 रेट किया है। जब भी कोई ओपिनियन पोल हुआ है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पेक्ट करते हैं, नंबर 1 पोजीशन पे आर्म फोर्सेस हमेशा आई हैं और आती रहेंगी, क्योंकि हमारे असूल बहुत देश के हित में हैं और पेट्रियोटिक हैं, नेशनलिस्टिक हैं। तो हम देश की जी सेवा के लिए जान देने को तैयार हैं। और ये मिसाल तो मैं क्या कहूँ, कई जी, बार ये हमने तो सबके ऐसे सामने है, सबके एग्जाम्पल्स दिए सामने हैं। है मिसाल। सर आपने दो बातें कही, यस, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। एक आपने दो शब्दों का इस्तेमाल किया, एक था कि जो हमारे अंदरूनी हालात हैं देश के, उसमें भी सेना जो है हमेशा उस पर काम करती है, उसको काबू में रखने का। पहला सवाल है, पहली बात है। और दूसरी बात आपने बोला पॉलिटिकल हुक्मरान जो हमें आदेश देते हैं। मैं पहली बात करता हूं कि क्या आपको लगता है, इस पर भी बहुत डिबेट होती है कि सेना को, हमारे आर्म फोर्सेस को देश के अंदरूनी मामलों में या जो क्राइसिस होते हैं उसमें दखल देने के लिए बार बार बुलाया जाना चाहिए, या उसे केवल काम देना चाहिए जो हमारी सीमाएं हैं, जो पड़ोसी देशों के साथ जो हमारे को रखना है उस पर काम करने का फोकस रखना चाहिए। आपका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके लिए मैं यही कह सकता हूँ, सबसे पहले हमारा प्राइमरी टास्क जो है, देश की रक्षा करनी है, डिफेंस ऑफ द नेशन, यस। डिफेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके लिए हमारा प्राइमरी रोल वो है। और अगर कोई देश को खतरा होता है बाहर से, उसका जवाब देना और हमारे उसकी जो जिम्मेदारी है। खिलाफ कोई कार्रवाई करता है उसके दांत खट्टे करना। जी। दूसरी बात, अगर देश के अंदरूनी मामलों में जहां पर कि हमारी पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस या और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी नहीं कामयाब हो सकती, वहां पे जब हमें हुक्म मिलता है देश के पॉलिटिकल लीडरशिप के जरिए, जैसे प्रधानमंत्री जी या होम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर, तो हमको डिफेंस मिनिस्ट्री से जब आदेश आते हैं तो उसको पालन करना भी हमारी जिम्मेवारी बनती है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो मैं समझता हूँ हम चाहते हैं कि कम से कम हमारा इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि हमारे को अपने प्राइमरी टास्क के ऊपर हमें फोकस करने दे, फोकस नहीं। तो वो बहुत सबसे बेस्ट होता है, सबसे अच्छा होता है। जी। लेकिन देश के लिए, देश के कोहेजन के लिए, देश को इकट्ठा रखने के लिए, कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम ऐसे आते हैं जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं कर सकते उनको कंट्रोल, तो हमें इस्तेमाल जब करते हैं, हमें आदेश दिए जाते हैं, तो हम कायदा कानून के मुताबिक हम कार्रवाई करते हैं। जी। दूसरा जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, फिर से किया, पॉलिटिकल हुक्मरान जो आदेश देते हैं। ये जो पॉलिटिकल हुक्मरान है, मैं, क्योंकि आप जनरल रहे हैं, आपने आर्मी को इतने लंबे समय देखा है, हिंदुस्तान की जो फौज है या किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क की जो फौज है वो अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित रखती है, उसकी जिम्मेदारी समझती है और उसकी एक्सपर्टीज उसकी है। तो क्या आपको लगता है कि हमें इस सिस्टम में कोई बदलाव की जरूरत है कि पॉलिटिकल हुक्मरान के भरोसे हिंदुस्तान की फौज नहीं चले, उसे जो तय करना हो? क्योंकि मेरी कई बार बहुत सारे बड़े ऑफिसर्स के साथ बातचीत होती है, उनसे मुझे ज्ञान मिलता है कि वो समझते हैं कि किसी मौके पर उन्हें कुछ और करना चाहिए था बॉर्डर पर, लेकिन पॉलिटिकल हुक्मरान के आदेश का वो इंतजार करते थे। त्रिवेदी जी, इसमें कुछ गहराई में जाओ तो सोचना पड़ता है कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि डेमोक्रेसी में हमारी क्या जगह होती है, और हमें जो हुक्म मिलता है इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडरशिप से, वो हुक्म को हमने मानना चाहिए और उसको अमल में लाना चाहिए। तो चाहे बॉर्डर पे कुछ हो, तनाव हो या इंसिडेंट हो, हम अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं, पर हम आखिरकार जो हुक्म आता है हमको, उसमें कई और पहलू भी होते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस, देश की आर्थिक व्यवस्था, बाकी और नेशन टू नेशन, देश से देश का जो इंटरैक्शन होता है या टाइज होती हैं, वो सबको मद्देनजर रखते हुए जो फैसला आता है ऊपर से, तो उसको हमने अमल में लाना है। मैं तो समझता हूँ कि मेरी टेन्योर में एज आर्मी चीफ एक दो बार ऐसे प्रेशर्स आए कि आप बताइए, एक बताऊंगा सियाचिन के ऊपर, जी। कि सियाचिन ग्लेशियर में आपकी क्या राय है, क्या हमें उधर से हट जाना चाहिए और उसको जोन ऑफ पीस बनाना चाहिए या नहीं।
तो मैंने प्रधानमंत्री जी को उस समय एडवाइस दी। मैंने कहा पहले तो आप सियाचिन आइए, देखिए, फिर मैं आपको वहां पे एडवाइस दूंगा। तो उनको सियाचिन ले गया, मनमोहन सिंह जी को। उनको दिखाने के बाद मैंने कहा देखिए, आप चाहते तो अच्छा है कि पीस रहे, इसको पीस, जोन ऑफ पीस बनाया जाए, लेकिन जिस पोजीशन पे हम आज बैठे हैं, जिनको हमने काबू किया हुआ है, वो एक पहाड़ी श्रृंखला है, साल्तोरो रेंज, और उसके ऊपर हम जो बैठे हैं, वो पोजीशंस अगर हम छोड़ दें और खुदा ना खास्ता पाकिस्तान उसका फायदा उठाते हुए उनको अपने कब्जे में ले ले, फिर हम वो वापस नहीं ले सकते, क्योंकि उसकी कैजुअलिटीज बहुत होंगी। तो इसलिए मेरी आपको यही सलाह है कि आप ये कदम मत लीजिए, और अगर लेना है तो उससे पहले पाकिस्तान को दुनिया भर के सामने कबूल करना पड़ेगा कि मौजूदा पोजीशन में उनकी पोजीशन कहाँ है और हिंदुस्तान की पोजीशन कहाँ है। तो वो अगर मैप पे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, सैटेलाइट फोटोग्राफ से आइडेंटिफाई किए जाते हैं, उधर मार्क किया जाएंगे, तब उसके बाद आश्वासन ये होगा कि पाकिस्तान को दुनिया बोलेगी कि आप इसका उल्लंघन नहीं कर सकते, तब हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं मानते तो हम हरगिज नहीं यहाँ से हटेंगे, और ना ही हटना चाहिए। तो हमारे रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ने माना, और अभी तक हम सियाचिन में हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारे प्रिंसिपल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो हमने कहा ठीक है, हम खुश हैं, हमारे जवान खुश हैं, आप जहां हो आप वहां ही रहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने देशवासियों को झूठ बोला है कि हम सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर हैं, लेकिन वो सियाचिन ग्लेशियर को देख भी नहीं पाते। ये रेंज जो बीच में आ जाता है, उस रेंज के कारण उनको उस तरह का पहाड़ी श्रृंखला जो है उसका उसके पूर्व में है, वो करेक्शन उसके पश्चिम में है, और ग्लेशियर तो उनके पूर्व में है, वो तो देख भी नहीं पाते। तो किस तरह से वो सियाचिन में है? वो सियाचिन में कभी आए नहीं, ना घुसे, और हम घुसने भी नहीं देंगे उनको। तो 2-3 बार उन्होंने अटेम्प्ट किए, और एक बार तो परवेज मुशर्रफ जब ब्रिगेडियर थे उस वक्त किए, पता नहीं 100-150 उसने अपने जवान मरवा दिए, ऑफिसर जवान मरवा दिए। तो इसलिए मैं समझता हूं कि वो एक एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं। दूसरा दे सकता हूं कि आप जानते हैं सचर कमेटी एक बनाई गई थी कि आर्म फोर्सेस में अलग अलग जाति के, अलग अलग रेस के कितने परसेंटेज लोग हैं। तो एयरफोर्स ने शायद दे दिया, नेवी ने भी शायद दे दिया उनको डिटेल्स, आर्मी ने नहीं दिया। मैंने कहा हम नहीं दे सकते। उन्होंने बोला दे दो, एयरफोर्स ने दे दिया, नेवी ने दिया है। तो मैंने कहा देखिए, हम फौज में ना देखते हैं आप कहाँ के हो, किस भाषा को बोलते हो, किस तरह से खाना खाते हो, कहाँ रहते हो, और आप किस मजहब में हो, किस मजहब के हो। हम तो देखते हैं आपको एज अ ब्रदर सोल्जर, और आप अपने मेरिट और अपनी काबिलियत उसके मुताबिक ही आगे बढ़ोगे। तो हम लोग इस तरह से, हमें दूसरी चीज से कोई मतलब नहीं। तो इसलिए हम आपको डिटेल कैसे दें, हमारे लिए सारे बराबर हैं। तो उसके बाद हमने जवाब नहीं दिया। पार्लियामेंट में सवाल खड़ा किया गया, और उस समय प्रणब मुखर्जी रक्षा मंत्री थे, उन्होंने भी कहा कि सेना के जो सेनापति हैं उन्होंने सही जवाब दिया आपको कि फौज में इस तरह से हम नहीं समझते, ना देखते हैं। हम हर सोल्जर को उसके मेरिट और क्वालिफिकेशन के मुताबिक देखते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने दिए। तो अभी तक ये दोनों इनका उल्लंघन नहीं किया गया जो मैंने बताया। ठीक, 2 एग्जाम्पल मैं आपसे जानना चाहता हूँ। एक तो कारगिल के वक्त मुझे याद आता है, करेक्ट आप कीजिएगा, कि आखिरी वक्त तक जो आर्मी और हमारी एयरफोर्स चाहती थी किस तरह से लड़ाई लड़ी जाए, लेकिन वो हमारे पॉलिटिकल हुक्मरान का इंतजार करती रही, और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर कोई फैसला किया गया जिससे हम कारगिल को जीत पाए। कारगिल जीत, पहली बात। लास्ट मौके पे क्या किया गया? जीत पाए हम लोग, जब एडवाइस को माना गया। उसके बाद काफी समय तक इंतजार करते रहे थे पॉलिटिकल हुक्मरान के आदेश का, हमारी जो आर्म फोर्सेस थी, एयरफोर्स थी। दूसरा मौका, जब पूरी की पूरी हमारे आर्मी का मूवमेंट कर दिया गया बॉर्डर पर, और उसमें जितना वक्त लगा, जितना पैसा खर्च हुआ, जितने लोग शहीद हुए बिना युद्ध के, वापस भी आप लौटे भारत और पाकिस्तान दोनों के, और युद्ध नहीं हुआ, उस समय कोई राय नहीं ली गई। तो
ये दोनों मौके मुझे समझाइए कि किस तरह के हैं, आप करेक्ट भी कर सकते हैं मुझे। देखिए, मैं पहले आपको आपका सेकंड जो सवाल है वो है पराक्रम के वक्त जब हमारे पार्लियामेंट ऑपरेशन पर अटैक पराक्रम, हुआ था। ऑपरेशन पराक्रम। उस वक्त उस पराक्रम में हमको सबको समझ लीजिए तैयार होने का हुक्म मिल गया। हम युद्ध के लिए तैयार हो गए। हम अपनी अपनी पोजीशंस पे पहुंच गए बॉर्डर पे। जी और उस समय पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया दुनिया को कि हम अपने देश में आतंकवाद को नहीं होने देंगे, हमने कोई ठेका नहीं ले रखा, ऐसे शब्द यूज किए जनरल परवेज मुशर्रफ ने। उसने आश्वासन दिया कि मैं आतंकवाद को रोकूंगा और इसलिए आप हमारे ऊपर हमला ना करें। अब दुनिया का प्रेशर हमारे गवर्नमेंट पे आया कि अगर उनका प्रेसिडेंट ऐसे बोल रहा है तो आप अभी रुकिए। तो हम उस समय तैनात थे, बट हम रुके। और उसके बाद भी थोड़ा सा एक बार फिर अनाउंसमेंट किया, जबकि हम हमले के लिए तैयार थे, उनको सबक सिखाने के लिए तैयार थे कि हमारे पार्लियामेंट पे हमला किया उसका आपको हम सजा जरूर देंगे। लेकिन उस समय भी उस समय की गवर्नमेंट ने कहा कि अभी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने फिर से आश्वासन दिया है। और ये भी मैं कहने के लिए तैयार हूं कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने 2003 के बाद मेरा कार्यकाल 2005 से 2007 तक था। 2003 से लेकर 2007-8 तक पाकिस्तान ने कोई ऐसी घटना नहीं घटाई इंडिया में, या ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि हम उनके ऊपर हावी हों। तो मतलब आप समझते उन्होंने हैं कि बिहेव किया। ऑपरेशन पराक्रम एक्सरसाइज की जरूरत थी, जो कुछ हुआ उससे उससे दुनिया भर में ये एक चीज साफ हो गई कि हिंदुस्तान एक जिम्मेवार देश है, जवाबदार देश है। इसकी सिस्टम सारे बहुत सही हैं, इनकी लीडरशिप बहुत सक्षम है, इनके आर्म फोर्सेस भी सक्षम है। और इन्होंने युद्ध नहीं होने दिया क्योंकि ये समझते हैं कि दुनिया ने दबाव डाला है पाकिस्तान पे, तो इसलिए उन्होंने ये सही कदम उठाया। पर कारगिल। मैं जानना चाहता हूं सिर्फ ये कि अगर पाकिस्तान कोई हरकत करता उस समय, तो हमने फिर उस वक्त उनको सबक जरूर सिखाते हम। लेकिन उन्होंने 3-4 साल मेरे ख्याल से कोई ऐसी कुछ नहीं नाजायज हरकत नहीं की। जी, कारगिल का आप जिक्र कर रहे थे, कारगिल की लास्ट हाँ, मिनट में कैसे? कारगिल का युद्ध में आप जानते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान, अगेन परवेज मुशर्रफ था विलेन ऑफ द पीस जिसको बोलते हैं, जिस आर्किटेक्ट ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर। मेरे हिसाब से जो मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्लंडर था। और 4 इनके जनरल्स इन्वॉल्व थे इसमें, जिन्होंने ये साजिश बनाई कि हम ऐसे जाके कारगिल की पहाड़ियां, जो सर्दी में कोई पोस्ट वेकेट भी होते हैं या नहीं भी होते, तो जहां पे हमारी डिप्लॉयमेंट नहीं है वहां पे जाके हम बैठ जाएंगे और बाद में हम कहेंगे कि ये बॉर्डर यहाँ से चलता है। तो हम हिंदुस्तानी फौज को समझ लो एम्बेरस करेंगे, हिंदुस्तान को एम्बेरस करेंगे। और उनकी जो रोड कनेक्शन है लेह की, श्रीनगर से लेह की, उसको हम इंटरफेयर कर सकते हैं, वहां की ऐसी पोजीशन अख्तियार कर ली। अब उन्होंने ये नहीं उम्मीद कभी थी उनकी कि हिंदुस्तान हमला करेगा, हिंदुस्तान की फौज ऐसा हमला करेगा। दैट बड़ा गंभीर मामला था। हमने हमने अपनी फौज को सतर्क रखा और एडिशनल फोर्सेस मंगा के हमने उनको बहुत बुरे तरीके से हराना शुरू किया। और अपनी सारी पोजीशन जो है तकरीबन 70% तो हमने वापस कब्जा कर लिया उन पे। और जी सर, पाकिस्तानियों को मेरा सवाल दूसरा था कि लास्ट मिनट तक जो हमारी आर्म फोर्सेज हैं वो पॉलिटिकल हुक्मरान का इंतजार कर रही थी एयरफोर्स के निशाने बनाने का, ऐसा मुझे सॉरी लगता। नहीं, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही नहीं, मेरे पास। मेरा सवाल था कि मुझे ऐसा जानकारी है कि कारगिल के वक्त में आखिरी दौर में एयरफोर्स तैयार थी निशाना बनाने के लिए और खत्म करने के लिए, पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, लेकिन पॉलिटिकल हुक्मरान उसके लिए तैयार नहीं थे।
ऐसा है, उस लड़ाई को भी लोकलाइज किया गया कश्मीर के अंदर। ये हमारे देश का नेशनल फैसला था, और हम बॉर्डर नहीं क्रॉस करेंगे ये भी शायद नेशनल फैसला था। तो इसलिए हमको जो हुक्म मिला, हमने उनको एडवाइस किया कि हो सकता है कि हम ना अमल में ला सकें, क्योंकि लड़ाई में हवाई जहाज अगर अटैक करता है तो हो सकता है वो घूमते घूमते या टर्न लेते तो हुए सर बॉर्डर तो क्रॉस सर कर सकता है। यही मैं जानना चाहता हूँ कि जंग का फैसला तो पॉलिटिकल हुक्मरान करें वो तो समझ आता है, लेकिन जंग के चलती जंग में भी फैसला पॉलिटिकल हुक्मरान करें आपको ठीक लगता है? मैं समझता हूं कि उन्होंने जो आदेश दिए थे उसको मानते हुए हमने अपने कार्रवाई की, और उसमें कई बार हमारे हाथ में नहीं रहता, कंट्रोल में नहीं रहता। अब मैं एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ, आर्मी ने तो उल्लंघन नहीं किया क्योंकि हम तो कंट्रोल कर एयरफोर्स सकते हैं। एयरफोर्स का था। एयरफोर्स के, हाँ, कई बार उनके हवाई जहाज जो थे बॉर्डर के ऊपर उड़ रहे थे, तो हो सकता है कि उनको मैनूवर करते समय उनके शॉर्टकट। बॉर्डर के उस तरफ भी जाने का हादसा हो सकता है, शायद हुआ भी हो। एक और घटना जो अभी ताजा है कि चाइना को लेकर, चीन को लेकर जितना विवाद हो रहा है, चीन पर तो आपका एक्सपर्टीज है। जिस तरह से मुझे लगता है, और बहुत सारे लोगों को, ज्यादातर लोगों को लगता है, मुझे तो समझ कम है, ज्यादातर लोगों को, रक्षा विशेषज्ञों को लगता है कि भारत सरकार की जो नीति है और सेना के बीच में कोई तालमेल कम है, या सोच समझ में थोड़ा फर्क है। नहीं, ये बात सही नहीं है। जो हमारी फौज है, हमने अपनी पोजीशन जो मेंटेन किए और जो हमने कार्रवाई की, वो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किए, उनको हमारी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट किए। और खास तौर पे आखिरी में, जो आखिरी हफ्ते में हमने कुछ चोटियां के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया अपने ही साइड में, उससे हमको बहुत अच्छा डोमिनेशन मिल गया पूरे एरिया का। तो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, हमने जो उनको रिकमेंडेशन दी है कि हम ये चाहते हैं कि हम उनको सबक सिखाने के लिए इन पहाड़ियों पे ऊपर बैठ जाएं ताकि हम इनके ऊपर डोमिनेट कर सके। तो उससे चाइना हिल गया। चाइनीज आर्मी ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, कभी उन्हें सोचा नहीं था कि हम लोग ऐसा कार्रवाई करेंगे। और जी। उसके पहले भी जब गलवान का हादसा हुआ, उसके बाद हमारा जवाब उनको अच्छी तरह से दिया गया। मिला। उस समय भी जमीनी हालात हैं, किसी का ऑर्डर तो नहीं था, उनको सिर्फ बोला गया था भाई ठीक है, अगर वो मौका देते हैं तो हम जवाब दे दें उनको। तो उन्होंने अच्छी तरह से जो भी एक्शन लिया, कमांडो एक्शन लिया या जो भी एक्शन लिया, उससे चाइना को काफी चोट पहुंची। मैं ये कहना चाहता हूँ यकीनन कि अभी तक क्यों नहीं चाइना ने पंगा लिया, अभी तक क्यों नहीं उन्होंने कोई ऐसा एक्शन लिया, क्योंकि उनको पता है कि ये हिंदुस्तानी फौज जो है ये करारा जवाब भी दे सकती है। तो हमने अच्छा जवाब दिया उनको। उनकी कैजुअलिटीज सब एस्टिमेट बनाते हैं, पर 40-45 तो उनके कैजुअलिटीज हुए, हमसे जी। डबल। तो अब चाइना सोचेगी 10 बार कि अगर हमारे साथ उन्होंने कोई ऐसा दुर्व्यवहार किया या बदसलूकी की या नापाक इरादे से कुछ करेंगे तो भारी पड़ेगा उनको। जी सर, आखिरी सवाल। एक बड़ा बदलाव सेना में के पूरे सिस्टम में हुआ है, वो हुआ है सीडीएस का, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ का। जी। तो ये जो अपॉइंटमेंट की बात लंबे समय से मांग भी हो रही थी, चर्चा भी चल रही थी, क्या आपको लगता है इस बदलाव से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन या सिस्टम में हमारे फौज के फर्क पड़ेगा? क्या बदलाव होगा पॉजिटिव तरीके से? द्विवेदी जी, ये अपॉइंटमेंट जो है, इसका मुद्दा यही था कि थोड़ी अच्छी बेहतर कोऑर्डिनेशन हो जाएगी तीनों सर्विसेज के बीच में। और जो एक्विजिशन होनी है, जो हमने सामान सामग्री खरीदी। खरीदनी है या बनवानी है, देश में या बाहर से लानी है, तो उसमें अच्छा तालमेल हो, कोऑर्डिनेशन हो। ये ना हो कि वही मिसाइल एयरफोर्स भी ले रही है, वही मिसाइल हम भी ले रहे हैं। और पीछे हुआ है, 10-15 साल पीछे हुआ है कि हमने ज्यादा एक्सपेंसिव मिसाइल खरीदे, वही मिसाइल उन्होंने एयरफोर्स को कम दाम पे दिए थे, तो तालमेल था ही नहीं। या जब खरीद रहे हैं तो दोनों इकट्ठे कोऑर्डिनेट करते तो इकट्ठा
ऑर्डर जाता तो बेटर रहता। तो ये एक्विजिशन में, जॉइंट प्लानिंग में और इम्प्लीमेंटेशन होगी तो अलग अलग सर्विस अपना काम करेंगी, जो भी जॉइंट प्लानिंग होती है। तो उसमें ये सोचा गया है कि ये बेहतर रहेगा, ना कि जो सिस्टम पहले था, चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। कारगिल के वक्त देयर वाज चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तो थोड़ा सा उसमें उस समय देखा गया था, तालमेल नहीं इतना था बढ़िया। लेकिन अब ये जो बना है पोजीशन, इसको और सक्षम करने के लिए, इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, और उनके बगैर ज्यादा ये कामयाब जो है मेरे हिसाब से नहीं होगा, जब तक वो कदम भी उठाए जाएं। और आखिरी का पॉइंट तो ये है, मैंने लिखा अपनी किताब में कि देखिए, आप, मेरी किताब में सीडीएस का एक चैप्टर है, तो उसमें मैंने लिखा है कि अगर उसको ऑपरेशनल पावर्स ना दिए जाएं सीडीएस को, तो फिर वो ऑपरेशनल कंट्रोल तीनों सर्विसेज का करेगा, तो ही वो एक पावरफुल सीडीएस बन सकता है, सिंगल पॉइंट एडवाइस दे सकता है। अभी क्या है कि अभी तीनों सर्विसेज के हेड भी एडवाइस देते हैं, और वो भी देता है, कई बार इकट्ठे जाते हैं, कई बार अलग अलग भी होता है। लेकिन मेरे ख्याल से ऑपरेशनल पावर्स जो है, इसका फैसला भी लेना चाहिए था, नहीं लिया। और अगर नहीं लेंगे तो फिर ये थोड़ी एक कमी रह जाएगी, क्योंकि दूसरे देशों में जहां सीडीएस है, ऑपरेशनल पावर्स सीडीएस के पास होते हैं। तो मैंने तो अपनी किताब में ये भी लिखा कि हो सकता है कि ये विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, विदाउट अकाउंटेबिलिटी एडवाइस होगी, ठीक है। तो इसलिए बेहतर यही रहेगा कि ऑपरेशनल कंट्रोल सीडीएस के पास होना चाहिए, तीनों सर्विसेज का। और जो रिस्पेक्टिव सर्विस हेड हैं, वो अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को रेडी करेंगे, इक्विप करेंगे, ट्रेन करेंगे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट और ऑपरेशनल प्लान का जो बनाना और इम्प्लीमेंट करना है, वो सीडीएस के अंडर होना चाहिए। ये मैंने अपने किताब में लिखा है। अदरवाइज आई सेड वो तो एक टूथलेस टाइगर के बराबर होगा। तो अभी टूथलेस टाइगर है सीडीएस? नहीं, अब देखिए, अब गवर्नमेंट ने देखना है कि इनको सही तरीके से किस तरह से इस्तेमाल करना है, तो वो गवर्नमेंट देखेगी। और पहला कदम लिया है, उसके बाद इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और जैसे मैंने कहा कि ये मुद्दा जो है ऑपरेशनल कंट्रोल का, वो भी देखना चाहिए कि एक ही ऑपरेशनल हेड होना चाहिए पूरे देश के लिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे बात करने के लिए तो बहुत वक्त चाहिए, आपका ज्ञान को हासिल करके कुछ आगे बढ़ने के लिए, लेकिन बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। एक बार फिर गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं, और हम चाहते हैं कि आप, जो हमारी फौज है, वो देश की सीमाओं को सुरक्षित रखे, ताकि हम लोग आराम से सो सके। आप अपना ख्याल रखिए। मैं इतना आश्वासन देना चाहता हूँ आपके जरिए पूरे देश को कि हमारे देश की फौजें, आर्म्ड फोर्सेस दुनिया में सबसे बेहतर हैं। उनकी लड़ने की काबिलियत, उनके टैक्टिक्स, स्ट्रेटजी जो भी है, और हथियार, इक्विपमेंट, जो अभी साजो सामान हम एक्वायर कर रहे हैं, उससे हम दुनिया की एक ताकतवर फौज होंगे। और मैं समझता हूँ नंबर 1, 2 और 3 में हमारा नंबर हमेशा रहेगा। और भगवान करेगा तो शायद हम एक दिन वर्ल्ड का सुपर पावर बन जाएंगे। चलिए, बहुत शुभकामनाएं, हमारी तरफ से सलाम आपको और हमारी फौज को। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद त्रिवेदी जी। थैंक यू, थैंक यू सर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।